नमस्कार, मैं वाणी चौधरी। स्वागत है आपका भारत टाइम्स न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयवीर सिंह राणा। डॉक्टर जयवीर सिंह राणा से आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका भारत टाइम्स न्यूज में। थैंक यू मैडम। इसी के चलते सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी बीजेपी के स्टार प्रचारक, बड़े बड़े नेता जनसभा कर रहे हैं, जन संबोधन कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके कैंपेन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हर एक सरकार यूपी को लेकर सख्त है। यूपी पर सत्ता का ताज केवल अपने सर पर चाहती है। सर आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? पहली बात मैडम ये है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से होकर निकलता है जी। यहाँ के खेत खलिहानों से होकर निकलता है। और सारे राजनीतिक दल, क्योंकि 2022 में 7 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं जी। और उसी को लेकर सभी दल बेचैन हैं और पूरी मेहनत करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि यूपी में राजनीति अब केवल जातिवाद तक ही सीमित रह गई है? देखो मैडम, जातिवाद तो शुरू से रहा है और रहेगा जातिवाद। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी ने उन कम्युनिटियों को जो सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं जिसे हम, उस तरीके से तवज्जो नहीं दी। और इसीलिए रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को डोर टू डोर पर्चे बांटने पड़ रहे हैं और उनके बीच में जाना पड़ रहा है। अगर आप देखोगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जब हम कास्टिजन की बात करते हैं तो पिछड़ी जाति करीबन उत्तर प्रदेश में 54% है। और 54% में 4-5 जाति जो पिछड़ी जातियों में जाट हैं, गुर्जर हैं, कश्यप हैं, सैनी हैं, और जो कुछ ही कम्युनिटियों को छोड़कर दूसरी कम्युनिटियों को इन लोगों ने, रूलिंग पार्टी ने उनकी सहभागिता नहीं की। और इसी को लेकर दूसरी जातियां रूलिंग पार्टी से बहुत नाराज हैं और इसी को मनाने के लिए बड़े बड़े लीडर मैदान में उतरे हुए हैं। अगर आप देखोगे, गुर्जरों की बात करोगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा हिस्सा गुर्जरों का है, जाटों के साथ साथ बहुत बड़ा हिस्सा है। और गुर्जरों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली। दूसरी हम बात करते हैं कश्यप समाज की। कश्यप समाज हर सीट पे 40 से 50 हजार के करीब उनके मतदाता हैं और बहुत बड़े किंग मेकर के रूप में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। सैनी समाज की आप बात करोगे, सैनी समाज में भी यही स्थिति है। अब हम लोधे राजपूतों की बात करते हैं, लेकिन बड़ा दल होने के नाते इन लोगों ने, जब आप बात करोगे 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो उसमें जो पिछड़ी जाति के जो नेता थे, जो जाति के नेता थे, तो उसमें उन्हें आगे किया गया। आज आप बुलंदशहर में जाओ, बुलंदशहर में लोधों का कोई लीडर नहीं है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओ, गुर्जरों का कोई लीडर नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई पद दिया ही नहीं आपने। आप देखोगे, जाटों की बात करोगे, किसान मूवमेंट में आपने पार्टियों की क्या स्थिति रही। और उसके अलावा भी आप कश्यपों की बात करोगे तो कश्यपों को भी जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे था लेने की कोशिश करते हैं कि जो कास्टिजन के मामले हैं ये किस तरीके से डील हो रहे हैं, तो वो खुद आरोप लगाते हैं कि किसी भी दल ने, किसी भी रूलिंग पार्टी ने हम लोगों को वोट के रूप में यूज किया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो बहुत इस बात को लेकर नाराज हैं। वो कहते हैं कि हम लोग, मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है गुड़ की, उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और वो लोग जो लघु उद्योग है, हमारी सरकारें बात करती हैं, उनके उत्थान की बात करती हैं, लघु उद्योग की बात करती हैं, तो उनका पेशा है टोकरी बनाना, गुड़ कलेसर कोल्हू चलाना। और वो चाहते हैं कि सरकार हमें उस तरीके से तवज्जो देती, हमारे कोल्हू को अनुदान देती, हम लोग वो बाग के ठेके पे लेते हैं, बागों के ठेके पे लेने का काम है उनका, तो उन्हें भी पीछे किया गया। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातिवाद इस समय बहुत चरम सीमा पे है और जाति ही, कास्ट ही चुनाव का गणित तय करेगी। जैसे सर अभी आपने जातिवाद में गुड़, कोल्हू, कलेसर की बात की, तो इससे क्वेश्चन अब ये भी आता है कि सरकार दावे करती है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, किसानों का गन्ना भुगतान समय पर होगा, लेकिन किसान फिर भी आत्महत्या करता है। या तो उसका कर्ज माफ नहीं होता या उसका गन्ना भुगतान समय पर नहीं होता सरकार के, या फिर दावे झूठे रह जाते हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैडम, अगर किसान का गन्ना भुगतान समय पर होता तो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा प्रेशर ग्रुप किसान मूवमेंट जो दिल्ली में चला, तो वो नहीं चलता। आपने देखा होगा किसान सर्दी में, बारिश में, गर्मी में 1 साल दिल्ली में धरना देता रहा और वो सभी समाज के लोग थे। अगर उनकी ये समस्याएं ना होती तो क्यों धरना देते हैं? और अगर आप देखोगे कि सरकारों को किसानों पे
यूथ पे, जवानों पे फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन सर अब धरने पर आते हैं तो धरने में 700 किसानों की मौत हुई, राजनीतिक पार्टियां आपस में तंज कसती रह गई, इस चीज पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो मैडम, ये बिल्कुल सच है कि खुशहाली का रास्ता खेतों से ही निकलता है। जी। और अगर हमारे देश में आज भारत जो है विकासशील कंट्री से विकसित कंट्री की तरफ बढ़ने जा रहा है और उसमें किसान बहुत बड़ी रीढ़ का काम कर रहा है। किसान हम लोगों के लिए अन्न उगाता है, किसानों के बच्चे उन पदों तक पहुँचते हैं, लेकिन किसान के पास पैसा नहीं होगा, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आप देखते हैं उनके बच्चों की फीस समय पे नहीं जाती, उन अस्पतालों की समस्या, उनके सामने कोई बीमारी हो जाती है, उनके पास पैसा नहीं होता। तो सरकारों को किसानों का तो प्राथमिकता पे ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात और देखो आप कि किसानों ने एक बहुत बड़े वर्ग के सामने गोल तैयार किया है। एक जो किसान मूवमेंट हुआ, उन्होंने बहुत लोगों को रास्ता दिखाया। आप देखोगे प्रेशर ग्रुप हैं, किसान हैं, छात्र हैं, यूथ है, यूथ बेरोजगार धरना दे रहे थे, लेकिन उस समय उन्होंने धरना दिया, उस समय रास्ता दिखाया फार्मरों ने, जिनका काम, जिनके हाथ में फावला होना चाहिए था, उनके हाथ में झंडे थे, वो धरने के लिए दरी बिछा रहे थे, ऊपर से बारिश पड़ रही थी। और उन लोगों ने ये भी दिखाया है देश के आने वाले यूथ को, अगर जब भी इस पे रिसर्च होंगी उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इसी बीच सर अब वापस उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आ जाते हैं। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, आपको क्या लगता है? देखो मैडम, सब हम लोग छात्रों से भी बात करते हैं, एक शिक्षक होने के नाते हम युवाओं से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, हम थाह लेने की कोशिश करते हैं, उनका मन टिटोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 2017 का जो चुनाव था, 17 के टोटल उलट चुनाव है। 17 में लहर थी राजनीतिक दल की, और आप इस पे देखोगे कि 2017 के चुनाव को आप देखो तो जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं जो समाज की मुख्य धारा में हैं, उनका कैडर वोट बीजेपी को मिला। हर राजनीतिक दल का, चाहे वो रालोद हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, सारा कैडर वोट बीजेपी को मिला। लेकिन इस बार सारा कैडर वोट वापसी कर रहा है। अगर डेवलपमेंट होता तो शायद वो वोट इन्हें मिलता। अब सर मुद्दा ये भी है कि 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी भाषण में बोलते हैं कि पर ईयर 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन बजट के अनुसार 5 साल में केवल 60 लाख नौकरियां दी गई हैं। आधे से ज्यादा युवा फिर से ऐसे ही बेरोजगार रह गए हैं। देखो मैडम, आप लोग समाज में रहते हैं, आप देखते भी हैं जी। मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है जी। निजीकरण बहुत तेजी से चल रहा है। ये हमारे जो युवा हैं उन्हें समझने की बात है। रोजगार, अगर हम सरकारी बैंकों को, सरकारी कंपनियों को उनका निजीकरण करेंगे तो नौकरी बचेंगी कहाँ? अब आप देख रहे हैं कि यूथ बहुत बेचैन है, यूथ बहुत परेशान है। अगर आप अपना वादा, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और आप देखोगे कि दिल्ली, आप देखोगे लखनऊ, इलाहाबाद, कितने धरने चले रोजगार के लिए, उन यूथ पर लाठी बजी, महिलाओं पर लाठी बजी, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, वो झंडा डंडा लेके लखनऊ में पड़े रहे, सर्दी में पड़े रहे टीचर। आपने देखा होगा बीटीसी के टीचर, महिलाएं, यूथ। तो अगर रोजगार उन्हें मिल जाता तो क्यों लोग वो रहते? अब इससे हटकर सवाल सर एक ये है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। कांग्रेस का मोटो है लड़की हूं लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी जी बोलती हैं महिलाओं को सशक्त बनाना चाह रही हैं, लेकिन राजस्थान में मुखबधिर बच्ची के साथ गैंग रेप हो जाता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहीं उसी समय पे अलवर में प्रियंका गांधी जी अपने पति का जन्मदिन मना रही होती हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो मैडम, सरकारों को इन चीज़ों पे कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक सराहनीय काम कर रही हैं। वो बहुत बड़ी आबादी महिलाओं को सतमुख धारा में ला रही हैं और उनकी जन भागीदारी सुनिश्चित करा रही हैं। इसमें कोई ऐसी, इसमें अच्छी बातें हैं। लेकिन सर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सशक्त हुई हैं? उत्तर प्रदेश में महिलाएं सशक्त हुई हैं। और आप मैडम देखोगी कि पहले
वाइस चांसलर महिलाएं नहीं होती थी। अब आप देखोगे कि CCS यूनिवर्सिटी की प्रथम कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला बनी है, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या है। और दूसरे उसमें भी अगर प्रियंका गांधी भी तो महिला हैं, अगर वो महिलाओं को कन्विंस कर रही हैं तो मैं कहीं ना कहीं वो भी एम्पावरमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट है। और आप देखोगे बहुत सारे पदों पे हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और लगता है कि राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने टिकट दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उन महिलाओं को टिकट दिए जो संघर्षशील हैं, जिन्होंने सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध किया, उन महिलाओं को वो आगे लेकर आ रही हैं। और आप इसका रिजल्ट भी आने वाले चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। अब सर सवाल आपसे एक ये है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ देश बचाओ। आपको क्या लगता है कि गरीबी दर घटी है या फिर गरीबी दर आज भी हमारे देश में उतनी ही है? जब उन्होंने नारा दिया, बिल्कुल सही बात है, और उस पर काम भी हुए, ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर आप देखोगे आज अभी बहुत सारे जो निजीकरण हो रहे हैं, उनका सरकारीकरण जो है वो इंदिरा गांधी ने ही किया। और बहुत अच्छी प्रधानमंत्री रही। आप देखोगे, इतिहास को खंगालोगे तो वर्ल्ड में बहुत मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुई इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने कभी किसी के साथ इस तरीके से, उन्होंने दलितों का भी, मुस्लिमों का भी, किसानों का भी, मजदूरों का भी सब साथ लेके चली। और अमेरिका को उस समय बहुत बड़ा झंडा बरदार माना जाता था। तो एक राष्ट्रपति के उसमें किसी बात पे इंदिरा जी का कोई मतभेद हुआ तो वो जो डिनर छोड़ कर आ गई थी। इतनी बड़ी हिम्मत किसी प्रधानमंत्री में उस समय नहीं होती थी। तो इंदिरा गांधी ने बहुत काम किए और अच्छी प्रधानमंत्री रही। ठीक है सर, इसके चलते हम आपका मत जानना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि इस बार भी यूपी चुनाव में बीजेपी की ही सरकार आनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि अच्छी सरकार बने जी, जिसमें युवाओं का भी, किसानों का भी, मजदूरों का भी, सबका हित हो और अच्छी सरकार आए। हम लोगों की भी यही राय है। अब देखिए सर, ये तो होता रहेगा कि बीजेपी की सरकार आनी है, कांग्रेस की सरकार। मुद्दा ये है कि हर एक पार्टी दावा करती है चुनाव के लिए, लेकिन उनके दावे पूरे नहीं होते। ये मैनिफेस्टो जो है, आपका सवाल बहुत सही है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में अगर कोई भी राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो से मुकरता है जी। और हम लोग एक अच्छी व्यवस्था में विश्वास करते हैं जी। और हमें व्यवस्था मजबूत करनी भी चाहिए। हम राजनीति जो हैं वो राजनीतिक व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए करते हैं जी। अगर कोई, आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट में भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका डली है जी। तो उसमें भी यही बात सामने आ रही है। अगर कोई मैनिफेस्टो से मुकरता है कोई भी राजनीतिक दल, तो उन पर 420 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब अगर हम किसी को फर्जी चेक देते हैं तो 420 का मुकदमा आम आदमी पे लग जाता है जी। और अगर कोई राजनीतिक दल मैनिफेस्टो में बोल कर पीछे हट जाता है तो कार्रवाई उन पे भी होना चाहिए। यही हेल्दी डेमोक्रेसी है। अब कार्रवाई तो सर, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि हाथरस में लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, पुलिस प्रशासन ने उसकी फैमिली की इजाजत के बिना उसका शव दाह कर दिया। राजनीति क्या इस हद तक भी गिर सकती है? देखो मैडम, ये राजनीतिक व्यवस्था और सिस्टम का सवाल है जी। अगर जब हम विदेशों की बात करते हैं तो वहाँ लोग व्यवस्था को मजबूत करते हैं, न कि पर्सन को करते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप जब एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो राजनीतिक दल और सरकार दोनों एक हो जाती हैं और उस तरीके से सरकार पूरा काम नहीं कर पाती जी। अगर सिस्टम अपना काम करता है, अगर ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है जी, तो वहाँ हम बहुत जल्दी कार्रवाई कर पाते हैं। और गुड गवर्नेंस का काम यही है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। और फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं और सभ्य समाज इन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस तरीके की घटनाएं हों, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, किसी भी प्रदेश की हो। इसका राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये तो सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार बनती है आम आदमी के वोट से। और हम अगर आम आदमी की भागीदारी, आम आदमी की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि आम आदमी तय करता है
कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, हमारी विधायिका में कौन लोग जाएंगे, और हम उनके बारे में ही नहीं सोचेंगे, उन्हें अच्छी कानून व्यवस्था नहीं देंगे, तो फिर उस सरकार का फायदा क्या है। जी, लेकिन सर सरकार जनता के बारे में इतना सोचती ही कहाँ है। जनता को दावे करेगी कि ये होगा वो होगा, लेकिन इस राजनीति के बीच में, चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं आम जनता पिसकर रह जाती है। आम लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा और राजनीति की जानकारी, राजनीति में उनकी सहभागिता बढ़नी चाहिए। जी, आप देखोगे कि जब आम लोगों को अपने अधिकारों का पता चलेगा, मतदान का पता चलेगा, अपने वोटर की कीमत का पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ राजा वोट से निकलते हैं, हमारे यहाँ माँ की गोद से पैदा नहीं होते। जी, जी, हमारे यहाँ वोट से निकलते हैं। इतना ही वोट की कीमत, इतना ही वोट गरीब का होता है, एक रिक्शा चालक का होता है, इतना ही बड़े आदमी का होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एक तो मतदान में अपनी किसी भी राजनीतिक दल को दो वोट, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भूमिका निभानी चाहिए और खूब चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर कोई सरकार हमारे आम आदमी के दायित्व को पूरा नहीं करती तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। तो सर आपका मत है कि जनता को जागरूक होना चाहिए और आम आदमी को भी राजनीति में आना चाहिए। अब इसी चीज से सवाल हम ले आते हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी के दावे हमेशा होते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री, 5,000 रुपए पर मंथ वो सबको देंगे, सबके अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं सबको फ्री 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 करके सबके अंदर कुछ फ्री की आदत नहीं डाल देंगे वो लोग। आपने बहुत अच्छी बात कही है जी, ये जो हम सरकारी जो विज्ञापन में हम पैसा देते हैं जी, ये हम सब लोगों का पैसा है, ये आम लोगों का पैसा है। जी, एक तो इस पर रोक लगनी चाहिए। जी, जो आपने देखा होगा बहुत सारे इंडिया को बड़ा खुशहाल हम अखबारों में देखते हैं, बड़े बड़े अखबारों में एक एक पेज आता है और सरकारें भी, किसी भी दल की सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सब उसमें सरकारी विज्ञापन देते हैं। दूसरी बात, अकेले आम पार्टी की बात नहीं है, सभी राजनीतिक दल उसी कदम पे चल रहे हैं और हमें जो वादे हैं वो वादे करने चाहिए जो ठोस वादे हों। और सरकार का कर्तव्य है, सरकार का काम ये होता है कि हम आम आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे ऊंचा करें, उसके जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाएं, उसे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा हम कैसे उपलब्ध कराएं, न कि लुभावनी मतलब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। इन चीज़ों से राजनीतिक दलों को बचना चाहिए क्योंकि उनका बहुत बड़ा कर्तव्य है। सर आप समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन को किस नजरिए से देखते हैं? समाजवादी और रालोद का जो गठबंधन है जी, ये समय की मांग है। जी, हम लोग जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो समय की मांग है और दोनों जिस तरीके से अपनी ज़मीन को हर राजनीतिक दल मजबूत कर रहा है, तो वो लोग भी अपनी ज़मीन को मजबूत करने के लिए उन लोगों ने भी चुनाव से पहले गठबंधन किया है। और गठबंधन में कोई बुराई नहीं है क्योंकि दोनों ही लीडर, चाहे अखिलेश जी हों चाहे जयंत चौधरी हों, जी, दोनों ही लीडर 2022 का चुनाव नहीं लड़ रहे। जी, दोनों ही लीडर 2024 की लोकसभा की राजनीति को लेकर, देश की राजनीति को लेकर वो भविष्य तय कर रहे हैं जी, और उनका दोनों का ही जो विजन है बहुत दूरदर्शी है। आपने देखा होगा कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ी लाइन खींच दी। जी, आप पेंशन की बात करो, सरकारी कर्मचारी की पुरानी पेंशन का मामला बहुत दिनों से चल रहा था, उन्होंने पुरानी पेंशन पे कर दिया है। दूसरी बात, आउटसोर्सिंग कर्मचारी की जब आप बात करते हो, सब जो हमारा सरकारी सिस्टम है जब आप उसमें देखते हैं तो आउटसोर्सिंग भर्ती हो रही है बाहर से और उसमें यूथ का शोषण हो रहा है। यूथ को पूरा पैसा नहीं मिलता और यूथ बहुत परेशान रहता है, उन्हें कई कई महीने सैलरी नहीं मिलती। दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने इन चीज़ों पे जो होमवर्क किया है, जो उनका मैनिफेस्टो है, वो आम आदमी को, वोटर को वो लुभा रहा है और वो दोनों ही इसकी तरफ दौड़ रहे हैं। तो सर आपका नजरिया क्या है कि समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन किस हद तक सही है? देखो मैडम, दोनों ही किसानों के, यूथ के, मजदूरों के उनकी बात कर रहे हैं। बात तो सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग बढ़त बनाते दिख रहे हैं। रालोद का जो कैडर वोट है, अगर आप 2017 के चुनाव को देखोगे, अगर आप जो समाजवादी का बहुत सारा वोट था वो दोनों बीजेपी की तरफ भागे
और आप देखोगे कि इस समय दोनों का कैडर वोट भी और प्लस दूसरा वोट भी उनकी तरफ को जा रहा है। आपका मत क्या है कि सरकार को इस चुनावी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए? उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो रहा या फिर युवाओं का शोषण हो रहा है, तो किस मुद्दे पर चुनाव आपको लगता है कि इस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? देखो, मुद्दे सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हमारे मैनिफेस्टो हैं, अगर राजनीतिक दल मैनिफेस्टो में कोई भी वादा करते हैं जी। तो पहली बात उसे पूरा करना चाहिए। जी। दूसरी बात, हमारा जो मुद्दा है, मुद्दे बनने चाहिए राजनीति में गुड गवर्नेंस, जी। जहाँ ब्यूरोक्रेसी की जवाबदेहिता हो, जी। उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। दूसरा, युवाओं के लिए बेरोजगार। तीसरा, वृद्धों के लिए, हम ऋषि मुनियों का देश है जी। और अगर वृद्धों के भी वृद्ध आश्रम बनेंगे तो हम कहाँ जा रहे हैं? वृद्धों के लिए भी आश्रम बनाने पड़ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, किसानी है, इनके मुद्दे होने चाहिए। दूसरी बात, जो भी सरकार आए, सरकारों को, राजनीतिक दलों को भी छात्र संघ के चुनाव को भी मैनिफेस्टो में डालना चाहिए था, क्योंकि युवा ही बहुत कुछ तय करता है। आप देखोगे 2019 में, आप देखोगे 2017 के विधानसभा चुनाव में यूथ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन पिछले दिनों से, कई साल से राजनीतिक दलों, मतलब किसी ने भी ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया और किसी के साथ मैनिफेस्टो में नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटियों में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि अच्छा माली वही होता है जिसके बगीचे में सब तरीके के फूल होते हैं। और अगर हम यूथ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि यूथ भविष्य तय करेगा। और आप देखोगे कि आज इंडिया का यूथ विदेशों में डंका बजा रहा है। जी। अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचोगे तो जब फार्मर मूवमेंट चल रहा था तो कनाडा के मुख्य प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा किसानों के फेवर में। क्यों देना पड़ा? क्योंकि कनाडा में हमारे देश के बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग वहाँ वोट करते हैं। आप देखोगे अमेरिका में बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारा यूथ विदेशों में डंका बजा रहा है। तो हमारे यूथ का सरकारों को, राजनीतिक दलों को मैनिफेस्टो में डालना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए। वित्त मंत्री ने आर्थिक बजट पेश कर दिया है, क्या बोलना चाहेंगे आप आर्थिक बजट को लेकर? एक गांव में कहावत है जी। कि किसी घर में कोई मेहमान आया, घर की जो मालकिन थी, मेहमान देर से आया तो उसने पूछा कि भाई आप कितनी रोटी खाओगे? उन्होंने कहा जी 4 खा लूँगा। उन्होंने कहा जी हाँ 3 की ज़्यादा। उन्होंने सोचा कि हो सकता है भाई ज़्यादा कह दिया हो, वो एक का घटाते चले गए। तो वो बोलने लगी बाद में कि चलो 1 रोटी के ऊपर क्या रात को जागना, सुबह देखते हैं। जी। तो उसी तरीके से बजट की स्थिति है और उसमें बजट में छात्रों को स्कॉलरशिप, फेलोशिप, प्रोजेक्ट और किसानों के लिए काफ़ी चीज़ें इन्हें रखनी चाहिए। इसी के चलते सर शो हमारा समाप्ति की ओर। आप आखिरी सवाल, आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप यूथ के ऊपर इतनी बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी बात बोल रहे हैं, तो मेरा आपसे, मैं भी एक युवा हूं, तो मेरा आपसे बस यही सवाल आता है कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, मेरा युवाओं को मैसेज ये है, हम लोग भी यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहे हैं, स्टूडेंट यूनियन के लीडर रहे हैं और हमने करीब से देखी हैं चीज़ें। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। जी। युवा जिस तरीके से जॉब की तरफ जाता है, फार्मिंग की तरफ जाता है, उसी तरीके से राजनीति में भी उन्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि यूथ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और यूथ के अंदर संघर्ष करने की क्षमता होती है। और आप देखोगे कि बहुत सारे यूथ लड़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और राजनीतिक दलों को भी जब आप देखते हैं कि ट्रेडिशनल और कारपोरेट जो पॉलिटिक्स है, आपका सवाल बहुत अच्छा है जी। कारपोरेट जो पॉलिटिक्स है उसने कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल लीडरशिप को और यूथ लीडरशिप को भी पीछे किया है। जी। ट्रेडिशनल लीडरशिप का भी आगे आना बहुत जरूरी है और कारपोरेट, क्योंकि यूथ के पास पैसा नहीं होता। आप देखोगे कि राजनीतिक लड़ने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो इसलिए चुनाव आयोग को भी उसमें इनका ध्यान रखना चाहिए और कम से कम पैसा निर्धारण करें और राजनीतिक दलों को इन्हें काफ़ी वोट देना चाहिए,
काफ़ी ठीक कर देने चाहिए। धन्यवाद सर, आपका हमारे साथ जुड़ना और इतनी सारी राजनीति के बारे में आपका बताना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते रहिए भारत टाइम्स न्यूज़।